सजीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या है? सजीव जगत का मीनिंग क्या है? जगत मीन संसार और सजीव यानी जिनमें जीवन है। तो जीवन किसमें है? किसे हम बोलते हैं कि जीवन है? किसमें जीवन है और किसमें जीवन नहीं है? तो जीवन किसमें है? जीव विज्ञान के अनुसार जीवन उनमें है जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य का अर्थ है ऐसा द्रव्य जो जीवन की सभी क्रियाओं को संचालित कर सकता है। जीवन की सब क्रियाओं का अर्थ है कि जीव द्रव्य ऐसा द्रव्य है जो उपापचय कर सकता है, बाहर से ऊर्जा को ले सकता है, ऊर्जा दे सकता है, वृद्धि कर सकता है, प्रजनन कर सकता है, जीवन के सभी कार्यों को कर सकता है। तो जीवन सजीव हम किसे बोलेंगे? जिनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीव द्रव्य क्या है? यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक लिया जीवन क्या है। तो जीवन क्या है? हमारे आसपास उपस्थित वे पौधे, वे जंतु जो जीवन की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं और इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। अब हमारे आसपास जो दिखते हैं वो तो पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं है। वो है सूक्ष्म जीव, उनमें भी जीवन है, उनमें भी जीव द्रव्य पाया जाता है। किसी न किसी रूप में जीव द्रव्य का कोई हिस्सा उसमें पाया जाता है। अब जीवन क्या है? ये टॉपिक कंप्लीट आगे है। सजीव एवं निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात हम इनमें अंतर समझेंगे तो हमारा कथन सॉल्व हो जाएगा कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव वे हैं जिनमें जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य कुछ विशेष पदार्थों का बना हुआ एक निश्चित संगठनात्मक द्रव्य है जो जीवन की क्रियाओं को संचालित करता है। तो सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है और निर्जीवों में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं और निर्जीवों में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। सजीवों में कोशिकाओं का एक निश्चित संगठनात्मक स्तर होता है जबकि निर्जीवों में ये नहीं पाया जाता। सजीवों में कोशिकाएं एक कोश की भी हो सकते हैं जंतु और बहुकोश की भी हो सकते हैं। एक कोश की यानी जो इसमें एक कोशिका होती है और वो पूरी जीवन की क्रियाओं को संचालित करती है। बहुकोश की जिनमें एक से अधिक कोशिका होती है और वो जीवन की क्रियाओं को संचालित करते हैं संगठित रूप से, जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई भी संगठनात्मक स्तर नहीं पाया जाता। सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय इसमें दो शब्द हैं, उपचय और अपचय, यानी पदार्थों का टूटना, पदार्थों का बनना। ये सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। सजीवों में वृद्धि होती है। अब वृद्धि का मीनिंग क्या है? वृद्धि यानी जो उनकी आकार है, जो उनका साइज है, उनमें क्या होना? वृद्धि होना। उनकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, लेकिन निर्जीवों में ये नहीं होता। सजीवों में बाहर तंत्र से ऊर्जा ग्रहण करना और ऊर्जा देना ये गुण पाया जाता है, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। सजीवों में निश्चित संगठनात्मक स्तर के विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जैसे हार्मोन, एंजाइम, रक्त, ये सब पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में ये बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। सजीवों में गति पाई जाती है, निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती। अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि पौधों में तो गति नहीं पाई जाती। नहीं, पौधों में गति पाई जाती है। आप उसको ध्यान से देखिए, पौधा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जमीन से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, ये भी तो गति है। अपने स्थान से कहीं और जाना केवल गति नहीं होती। पौधे भी सजीव है और वो उसका तना ऊपर की ओर गति करता है, उसकी जड़ नीचे की ओर गति करती है।
उसकी शाखाएं भी गति करती है लगातार ऊपर की ओर। उसके फूल की कली जब बंद रहती है और फिर धीरे से फूल खिल जाता है, ये भी गति है। तो पौधे भी गति करते हैं, जंतु भी गति करते हैं और सूक्ष्म जीव भी गति करते हैं। ये सजीव है, सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती। तो सजीव और निर्जीव में अंतर किसके द्वारा जाना जा सकता है? उसकी जैविक क्रियाओं के द्वारा। जैविक क्रियाओं में अब एक और भी कई प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं, जैसे समस्थापन, एक निश्चित आयु तक वृद्धि का होना और उसके बाद वृद्धि का रुक जाना। पौधों में एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ना और फिर फूल लगना, फल लगना और उसके बाद में फिर से फल लगना बंद हो जाते हैं, फिर पत्तियां बढ़ने लग जाती हैं। तो ये इस क्रिया को कहा जाता है समस्थापन। आगे चलकर हम इसको बहुत अच्छे से और ज्यादा समझेंगे। अब सजीवों में अपने गुणों की निरंतरता को बनाए रखने का गुण पाया जाता है। यानी एक जीव जब मर जाता है तो उसके गुण, उसका डीएनए, उसका आरएनए, उसके आनुवंशिक गुण उसकी अगली पीढ़ी में पाए जाते हैं, जबकि निर्जीवों में ये नहीं पाए जाते। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता, निर्जीवों में आनुवंशिक गुण नहीं होते, जबकि सजीवों में आनुवंशिक गुण होते हैं। यदि कोई बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म है जिसे हम देख नहीं सकते, वो सूक्ष्म जीव भी अपनी आनुवंशिकता को बनाए रखता है और सजीव चाहे कितना छोटे से छोटा हो, वो अपनी आनुवंशिक गुणों को निरंतर बनाकर रखता है। आम का पेड़ लगाएंगे, आम का बीज लगाएंगे, आम का ही फल होगा। जो आम आपने लगाया है, यदि लंगड़ा आम का बीज लगाया है तो उससे लंगड़ा आम ही निकलेगा। तो पौधों में भी, जंतुओं में भी, सूक्ष्म जीवों में भी आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने का गुण है, मतलब वो सजीव है, और जिनमें इनको बनाए रखने का गुण नहीं है वो सजीव है। अब आप समझ गए होंगे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तो कोई आपसे बोलता कि सजीव निर्जीव में अंतर बता, तो आप बोलते सजीव बोलते हैं, निर्जीव नहीं बोलते, सजीव खाना खाते हैं, निर्जीव खाना नहीं खाते। लेकिन अब आप 11वीं में पहुंच गए हैं तो आपका जो सोचने का स्तर है, बताने का स्तर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जिसमें फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार, कोशिकीय में जीव द्रव्य पाया जाता है, सजीवों निर्जीवों में नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य में एक निश्चित रासायनिक संगठन स्तर होता है, निर्जीवों में जीव द्रव्य बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का रासायनिक संगठन स्तर नहीं पाया जाता। सजीवों में कोशिकाएं होती है, निर्जीवों में कोशिकाएं नहीं होती। सजीवों में एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहु कोशिकी भी हो सकते हैं, निर्जीवों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। सजीवों में कोशिकाओं का एक निश्चित संगठनात्मक स्तर होता है, जैसे एक कोशिकी, बहु कोशिकी, लेकिन निर्जीवों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सजीवों में एक कोशिका भी वही क्रिया कर सकती है, जैविक क्रियाएं, और बहु कोशिकी जीव भी कर सकते हैं। एक कोशिकी क्रिया जीव भी भोजन ग्रहण करता है, ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव उपापचय की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीव गति करते हैं, निर्जीव गति नहीं करते। अब आप इसमें बोलेंगे, बोल सकते हैं आप कि निर्जीव गति करते हैं, स्कूटर चलता है, ऑटो चलता है, लेकिन उसके लिए उसमें इंजन लगा हुआ है, वो स्वयं बिना किक मारे, बिना कुछ करे आप नहीं चला सकते जब तक इंजन वर्क नहीं करेगा। लेकिन सजीवों में ऐसा नहीं है। सजीव प्रजनन करते हैं, सजीव आनुवंशिक गुणों को बनाकर रखते हैं, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं करते, और निर्जीवों में आनुवंशिक गुणों को बनाए रखने की क्षमता भी नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे सजीव निर्जीव में अंतर। अब अपन चलते हैं आगे संगठनात्मक स्तर पर। संगठनात्मक स्तर जो है, ये संगठनात्मक स्तर में अपन जाए तो अपन देखेंगे प्रत्येक जीव कहाँ से बनना शुरू होता है। प्रत्येक जीव में यदि हम कोशिका बोल रहे हैं, कोशिका होती है और कोशिका में जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य किससे बना है? जीव द्रव्य जो बना है उसका सबसे छोटा यदि कोई पार्टिकल है तो वो है परमाणु, और परमाणु से बनता है अणु, अणु से बनता है यौगिक, और यौगिक से आगे चलकर ये सरल यौगिक बनते हैं, और सरल यौगिक से बनते हैं जटिल यौगिक।
जटिल यौगिक से मिलकर आगे बढ़ते हैं आपके ऐसे पदार्थ निश्चित जब रासायनिक संगठन के आधार पर मिलते हैं तो उनसे जाकर बनती है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से बनता है कोशिका, और जो कोशिका है जब ये बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो बन जाता है एक ऊतक, और जब बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं तो बन जाता है अंग, और अंग से मिलकर बनते हैं अंगतंत्र। अंगतंत्र से मिलकर बनता है शरीर, और शरीर से मिलकर बनती है जीव संख्या। जीव संख्या से मिलकर बनता है समुदाय, और समुदाय से मिलकर बनता है आगे पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से आगे मिलकर बनता है जैव मंडल। यहाँ पर हमने देखा जीवों का संगठनात्मक स्तर, जो शुरू हुआ परमाणु से। नंबर 1, परमाणु से बना अणु, अणु से बने सरल यौगिक, सरल यौगिक से जटिल यौगिक, जटिल यौगिक से जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्रों से मिलकर शरीर, शरीरों से मिलकर जीव संख्या, जीव संख्या से मिलकर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिक तंत्र, और पारिस्थितिक तंत्र से बन गया जैव मंडल। जैव मंडल मीन्स जगत, ऐसा जगत जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम है परमाणु और सबसे उच्चतम है जैव मंडल। यहाँ पर हम देखें तो इस लेवल पर जब हम आते हैं 6th लेवल पर, तो ये जो भाग है, ये भाग जीवन की सभी क्रियाओं को प्रदर्शित कर सकता है। हमारे संसार में एक कोश के जीव भी पाए जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन वो वृद्धि करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, और आनुवंशिक गुणों को बनाकर भी रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो ये निर्जीव पदार्थ है, लेकिन जब ये निश्चित संगठनात्मक स्तर बनाते हैं तो कोशिका जो बनती है वो सजीव है, और आगे ये सजीवों का एक क्रम शुरू हो जाता है। यही है हमारा संगठनात्मक स्तर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है सजीवों के लक्षण। तो उसमें सजीवों के लक्षण में पहला लक्षण है ऊर्जा का प्रवाह। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ऊर्जा क्या है, तो आप बोलोगे ऊर्जा है जिससे हम काम करते हैं। अरे तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? आप बोलोगे भोजन से। भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। अब सूर्य से पेड़ पौधों में ऊर्जा कैसे आ जाती है भाई? तो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, धरती पर आता है, उसमें से सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 प्रकार का आता है। एक दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी प्रकाश को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, अवरक्त प्रकाश को धरती अवशोषित कर लेती है। धरती पर पाए जाने वाले पहाड़, नदी, बिल्डिंग्स, ये सभी उससे गर्म हो पाते हैं। दृश्य प्रकाश वह प्रकाश है जिसके कारण हम देख पाते हैं, और वह प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश मिलकर पौधों में पहुंचते हैं। पौधे उसका अवशोषण करते हैं और उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कैसे करते हैं? जब कोई भी पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण करता है, उसको उसमें उपस्थित होता है ग्रीन पदार्थ जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल तभी वर्क करेगा जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, और
करता है। सूर्य का प्रकाश का मीनिंग क्या है? सूर्य के प्रकाश को हम अदर शब्दों में कह सकते हैं ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा। तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड पानी का उपयोग करके एक अन्य रासायनिक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। यदि हम समीकरण संतुलित करें तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। इसमें ये जो पदार्थ बना है, इस पदार्थ में पूरी की पूरी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक बनता है तो इनमें बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड? सहसंयोजी बॉन्ड। यदि हम इसकी रासायनिक संरचना बनाएं तो हम इस तरह से बनाएं। इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। इससे साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें जुड़े होते हैं। कई बार हाइड्रोजन, कई बार ऑक्सीजन। तो ये जो लाइनें मैंने खींची है ये क्या है? बॉन्ड, बंध, रासायनिक बंध। और इन बंधों में बहुत सारी ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? जो पौधों द्वारा ली गई है प्रकाश ऊर्जा। किस रूप में बदल गई? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और इसी पदार्थ को जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कोई भी जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो ये शरीर के अंदर जाता है, इसका पाचन होता है, टूटता है और टूटने के बाद टूटता है मीन्स क्या टूटता है? ये बॉन्ड टूटते हैं, ये बॉन्ड टूटते जाते हैं। और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इनमें जमा क्या था? ऊर्जा जमा थी। तो बॉन्ड टूटने पर क्या निकलेगी? ऊर्जा। और वही ऊर्जा अब किसमें बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। और उसी ऊर्जा के द्वारा हम काम करते हैं, हम श्वसन करते हैं। अब ये श्वसन कहाँ से आ गया? हमें ऊर्जा कैसे मिली? ये बॉन्ड कैसे टूटा? तो चलिए देखते हैं बॉन्ड कैसे टूटा। प्रकाश संश्लेषण में जो ये पदार्थ बना था जिसका नाम है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, ये जब टूटता है तो इससे कौन क्रिया करता है? कौन तोड़ता है? किसमें इतनी ऊर्जा है कि इसको तोड़ ले? तो वो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो सांस से हम अंदर लेते हैं, जब हम सांसों से अंदर लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है। और टूटता है तो अब देखिए क्या बनाता है? ये बनाता है फिर से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? जो सूर्य से पौधे ने ली थी, रासायनिक ऊर्जा में बदल ली थी। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई? हमारे शरीर के अंदर। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। और इस क्रिया में, ये क्रिया कौन सी क्रिया है? तो समझ में आया? ये क्रिया है श्वसन की क्रिया। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण और जंतुओं में श्वसन, दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा जमा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और श्वसन में वही रासायनिक ऊर्जा टूटती है और टूटकर किस रूप में बदल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, जिसका उपयोग जंतु करते हैं। किस काम में करते हैं? अपने दैनिक कार्यों में, अपनी वृद्धि में, अपने प्रजनन में, अपने अनुवांशिक गुणों को बनाए रखने में, अपनी कोशिकाओं का निर्माण करने में, सभी में इसका उपयोग करते हैं। और इस ऊर्जा का थोड़ी मात्रा में क्षय भी होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब बहुत भीड़ में अपन रहते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, और उसी दौरान यदि भीड़ कम हो जाए तो हमें गर्मी कम लगने लगती है। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर ये जो यांत्रिक ऊर्जा निकलती है, ये यांत्रिक ऊर्जा उसके शरीर के तापमान और श्वसन के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार बाहर निकलती रहती है। वही ऊर्जा भीड़ में एक दूसरे की ऊर्जा जमा हो जाती है तो गर्मी लगने लग जाती है, और जब हम दूर दूर हो जाते हैं तो फिर गर्मी नहीं लगती। मतलब शरीर के तापमान के रूप में, और दूसरा
श्वसन करते समय सांसों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा बाहर निकलती है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ कि सजीव ने क्या किया, भोजन खाया, मतलब रासायनिक ऊर्जा अंदर गई, और जब उसने सांस छोड़ी, कोई काम किया, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब वही ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा कहाँ गई, बाहर। अब आप ठंडी हवा में जा रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए ठंडा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बाहर की हवा ने आपके शरीर का जो तापमान था उसमें से कुछ ऊर्जा ले ली, तो आपका शरीर का तापमान थोड़ा सा कम हो गया। मतलब हमारा शरीर क्या करता है, बाहर से वातावरण से ऊर्जा लेता भी है और बाहर ऊर्जा देता भी है। इसी को कहा जाता है ऊर्जा का प्रवाह। इसे ही कहा जाता है क्या, ऊर्जा का प्रवाह। यानी जो सजीव होते हैं वो बाहर के वातावरण से ऊर्जा लेते भी हैं और ऊर्जा देते भी हैं। चलिए अब दूसरे लक्षण पर आते हैं अपन, खुला एवं बंद तंत्र। ये भी लगभग इसी से संबंधित है। सजीवों में खुला तंत्र पाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि सजीव वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वातावरण को ऊर्जा देते हैं, वातावरण से प्रभावित होते हैं। यदि वातावरण ठंडा है तो उनको भी ठंड लगने लगती है, वातावरण गर्म है तो उनको गर्म ही लगने लगती है, क्योंकि वातावरण की हवा से वो क्या करते हैं, ऊर्जा को लेते हैं और ऊर्जा को देते हैं। यदि बाहर वातावरण गर्म है तो वहां से हमें ऊर्जा मिलेगी, और यदि बाहर का वातावरण ठंडा है तो हमारी ऊर्जा उसमें चली जाएगी। सजीव ऊर्जा लेते भी हैं और ऊर्जा देते भी हैं, जबकि निर्जीव ऐसा नहीं करते। यानी सजीवों में खुला तंत्र पाया जाता है, ऊर्जा लेने का भी ऊर्जा देने का भी, और निर्जीवों में कौन सा तंत्र पाया जाता है, समझ गए हो क्या बच्चों? चलिए अगला टॉपिक है समस्थापन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। समस्थापन क्या है? समस्थापन यदि हम लेते हैं तो देखिए इसमें दो शब्द हैं। समस्थापन, सम यानी बराबर, स्थापन यानी स्थापना। अब इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। आप आराम से बैठे हुए और बहुत धीमी गति से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, आपको थोड़ा दौड़ना पड़ा, आप दौड़ने लगे। आप जब दौड़े तो दौड़ने पर आप जोर जोर से सांस लेने लगे, और बहुत तेज दौड़ते हैं तो इतनी ज्यादा हमको ऑक्सीजन चाहिए होती है कि हम जो नाक से सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जा रही है, वो कम पड़ती है तो हम मुंह भी खोल लेते हैं, तो नाक से मुंह से सबसे ऑक्सीजन जाती है। हमने नाक से भी ऑक्सीजन अंदर की और सांसों से भी, मुंह से भी ऑक्सीजन अंदर की, हमारा ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर चली गई, और कुछ समय बाद हम दौड़ते दौड़ते धीरे धीरे बैठ गए। जब आप बैठे तो आपको हृदय में ऐसा लगेगा कि जोर जोर से धड़क रहा है। आपकी धड़कन भी यदि आप सुनेंगे तो थोड़ी सी बढ़ गई होगी, लेकिन यदि आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रिलैक्स होकर बिल्कुल बैठ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात जो हृदय की धड़कन बढ़ गई थी और जो आपकी पल्स बढ़ गई थी, जो आप सांस तेजी तेजी से ले रहे थे, अपने आप सामान्य हो जाते हैं। ये केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में। यानी हृदय ने और धड़कन ने, श्वसन के लिए फेफड़ों ने अपनी गति को बढ़ा लिया, क्योंकि उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। और जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में आए तो फिर उन्होंने अपनी गति को क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया, समान रूप से स्थापित कर लिया। अच्छा, अब आप जब दौड़ रहे थे तो आपके हृदय और लंग्स इन्होंने अपनी क्रिया तेज कर दी थी, लेकिन जब आप बैठ गए तो इन्होंने अपनी क्रिया अपने आप धीरे 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 कर दी। तो अपने आप को खुद समान रूप से, जैसे बाहर का वातावरण है वैसे स्थापित कर लिया। इसी को क्या कहा जाता है? समस्थापन। एक और उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको। आपने देखा होगा कि हमने यानी जंतुओं में, पौधों में नहीं, जंतुओं में क्या होता है, एक निश्चित उम्र तक वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा होगा 0 ईयर का बच्चा है, 0 ईयर से 1 साल तक वो
बहुत कुछ सीखता है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं उसमें। और फिर 1 साल से 5 साल तक फिर उसकी वृद्धि थोड़ी तेज होती है, 5 साल से 10 साल तक थोड़ी नॉर्मल चलती है, 10 से 13 साल तक फिर एक बार तेज वृद्धि होती है, और फिर उसके बाद तो बहुत सारे विकास एकदम से 13 साल के बाद द्वितीय लैंगिक लक्षण अपने आप होने लगते हैं। अब ये लक्षण उम्र के साथ साथ ये विकास क्या है अपने आप हो रहा है, अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, बाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर कुछ समझ में नहीं आता कि विकास कैसे हो रहा है, उसके कोई साइन कि हम सो रहे हैं और हमने 2-3 महीने छुट्टी पड़ी, हमने अच्छे से खाया, हमारे बॉडी जो है मोटी हो गई, हमें पता नहीं चला। हमने खाना खाया, अंदर जाने के बाद आहार नली में गया, आमाशय में गया, छोटी आंत बड़ी आंत में गया, हमें पता ही नहीं चला। वो तो अंदर गया, पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में क्या हुआ, पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण हो गया, अवशोषण होने के बाद में वह ऊर्जा हमारे शरीर को मिल गई। अब सब ऊर्जा भी मिल गई, हमारा विकास भी हो रहा, वृद्धि भी हो रही, हमें पता ही नहीं चलता हम बड़े हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी वृद्धि रुक गई। इसको कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स। मतलब समस्थापन को यदि हम 2 लाइन में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2 तरह की स्थितियां, बाहर स्थितिज और अंदर गतिज। बाहर से कुछ भी दिखाई ना देना कि अंदर क्या चल रहा है, और अंदर लगातार गतिमान रहना। अंदर लगातार गतिमान रहना ये क्या कहलाता है? लगातार अंदर गति चल रही है, अंदर भोजन पच रहा है, फेफड़े फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, हृदय रक्त पंपिंग कर रहा है, बाहर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंदर वृद्धि के लिए हार्मोन निकल रहे हैं, एंजाइम पाचन कर रहे, कुछ भी समझ में नहीं आता, बाहर समान रूप से व्यक्ति दिखाई देता है। तो इसी क्रिया को जिसमें बाहर स्थितिज और अंदर गतिज प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसे हम कहते हैं समस्थापन। अपने आप हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं और उनकी मात्रा बढ़ जाने पर हमारी दिमाग में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि ऑर्डर करती है अंतःस्रावी ग्रंथियों को कि अब हार्मोन्स नहीं निकालने हैं, हार्मोन्स निकलने अपने आप बंद हो जाते हैं। मतलब हमारा शरीर स्वनियंत्रित केंद्र है, अपने आप को स्वनियंत्रित करता है, समान रूप से स्थापित करता है, और इसे ही कहा जाता है समस्थापना। ये केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। समझ में आ गया समस्थापना? समस्थापना का 2 लाइन में आंसर है कि बाहर, शरीर के बाहर की स्थिति और अंदर की गतिज स्थिति समान रूप से एक साथ चलती रहती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? समस्थापन। पौधों में भी ऐसे होता है, पौधे कब बढ़ जाते हैं, कब उनमें फूल आ जाते हैं, कब फल आ जाते हैं, बाहर से कुछ भी समझ में नहीं आता। तो समस्थापन की क्रिया केवल किसमें पाई जाती है? सजीवों में, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। अगला टॉपिक है उपापचय। अगला टॉपिक है उपापचय। उपापचय में 2 शब्द है, एक शब्द है उपचय और दूसरा शब्द है अपचय। उपापचय सामान्य भाषा में हम लोग इंग्लिश शब्द यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को 2 भागों में बांटे, तो एक आता है उपचय और एक आता है अपचय। इसका सामान्य अर्थ हम यदि देखें तो अपचय यानी होता है टूटना, और अपचय यानी उपचय यानी होता है बनना। टूटना और बनना ये क्या है? ये केवल सजीवों में पाई जाती है क्रिया उपचय और अपचय, दोनों को मिलाकर कहा जाता है उपापचय। सजीवों में पाई जाती है। अब क्या है? जब हम भोजन खाते हैं, हम भोजन खा लिया, हमारे शरीर ने क्या किया? जैसे हमने भोजन खाया, हमने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, विटामिन खाया, बहुत सारी चीजें हमने खाई, मिनरल्स खाए, पानी पिया, सब पिया, उनसे हमको क्या मिली? ऊर्जा। कैसे मिली? हमने जो सांस और ऑक्सीजन ली थी उसने हमारे खाए गए पदार्थों को तोड़ा,
तोड़ा यानी वो टूटे, टूटे मतलब क्या हुआ, अपचय हुआ पाचन द्वारा। पाचन का मतलब क्या है, अपचय। अब पाचन हो गया, पदार्थ टूट गए। टूटने के बाद अब ध्यान से समझिए, जब बच्चा छोटा रहता है तो मम्मी लोग बोलती है बेटा खाना खाओ, आप बड़े हो जाओगे, बेटा खाना खाओ, आप बड़े हो जाओगे। अब खाने से बड़े कैसे होंगे, तो खाना खाएंगे, खाना खाते हैं तो खाना हो जाकर टूटता है, और जब वो टूटता है तो बड़े होने के लिए जो पदार्थ चाहिए, अब बड़े होने के लिए क्या चाहिए, बड़े होने के लिए कोशिकाएं चाहिए, क्योंकि बड़े होने का, वृद्धि होने का मतलब है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। तो ये कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि और आकार में वृद्धि कौन करता है, जो हम भोजन खाते हैं। जो हम भोजन खाते हैं वो टूटता है, वो ऐसे पदार्थ बनाता है जिससे क्या बनेंगी, कोशिकाएं, और कोशिकाएं बनेंगी जिनसे कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो जिससे हम क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, हमको ऊर्जा भी मिलेगी। तो बनता है, क्या बनता है, कोशिकाएं। जो हम भोजन खाते हैं वो टूटता है, और टूटने के बाद उससे क्या बनती है, कोशिकाएं। कहाँ पर बनती है, शरीर के अंदर। जब शरीर के अंदर बनती है, बनना, बनना मतलब क्या होता है, उपचय। तो दोनों क्रियाओं को मिला दिया तो क्या हो गया, उपापचय। यदि ये क्रिया नहीं होगी तो हम जो भोजन खाएंगे उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। यही क्रिया उपापचय केवल किसमें पाई